नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कनाडा से वापस आए तो कुछ व्यवधान रहा, कई दिन दर्शकों से आगे पीछे होता रहा, क्योंकि जब वापस आओ तो स्वास्थ्य है, वापस आओ तो समय की प्रक्रिया है और अपना सुव्यवस्थित होना। सबके बाद अब आज के बाद फिर रोज आपके साथ उपस्थित रहेंगे, लेकिन आज एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर है। क्या जो मोदी शाह इतने दिन से एक तैयारी कर रहे थे, इस दौरान लगातार प्रधानमंत्री विदेश चले गए, वापस आ गए, लेकिन क्या वो 360 का आंकड़ा पूरा कर पाए? 318 अब एनडीए का आंकड़ा हो गया है, जिसमें 20 सदस्य तो बढ़ गए हैं। 94 में नई एक एनसीपी आई है, क्या है वो पार्टी है जो ममता बनर्जी ने सांसद तोड़ के एक नई पार्टी बना ली है, और 6 सांसद सिंधे की तरफ बढ़ गए। इस लिहाज से 318 तो एनडीए में मौजूदा हो गए, और 8 सांसद शरद पवार के और 22 डीएमके के। ये साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि अब 22 सांसद इंडिया की सूची से निकाल के वो संबंध अलग जो एक थर्ड फ्रंट है उसमें चले गए, जो सूची आ गई नहीं उसमें, और 8 इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो क्या अगर 8 और 22 मिल जाए तब भी 348 ही होते हैं, 12 तब भी कम है। तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे, और कैसे महिला आरक्षण बिल और कैसे परिसीमन बिल दोनों पास कैसे कराएंगे, और तीसरा वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसको लेकर सर से समझें, उससे पहले सर को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का एक बाइट है वो सुनवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम है होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। सर, आपने पूरी बात सुन ली, और इस बात को सुनकर पहला प्रतिक्रिया, पहला कमेंट। देखिए, पहला कमेंट तो ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी सरकार एक बार फिर वही दांव चलने जा रहे हैं जो 17 अप्रैल को धराशायी हो गया था।
कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी कि महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन अभिनंदन के मुलम्मे में, उस चाशनी में लपेटकर देश की लोकसभा सीटों का परिसीमन कर दिया जाए। उस बिल को पारित कराने की जो कोशिश की थी, पूरे देश को दिखाई दे रही थी कि नाम तो महिला आरक्षण बिल है, राग तो अलापा जा रहा है नारी वंदन अभिनंदन का, लेकिन उसके पीछे जो ढोल छुपा हुआ है वो है एक बेसुरा राग है लोकसभा सीटों के परिसीमन का। विपक्ष ने उसे समझ लिया समय रहते और धोबी पछाड़ दांव खेला, अंततः बिल पास नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है शिव कुमार जी कि जो बात प्राइमरी या मिडिल स्कूल का, प्राइमरी तो रहने देते हैं, मिडिल स्कूल का कोई विद्यार्थी समझ सकता है कि एक बिल जो 2023 में पारित हो चुका है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन हो चुका, उनका स्वागत सत्कार हो चुका, मालाएं पहन चुके थे, पूरे भोंपू मीडिया ने उस वक्त भी आसमान तक शोर उठा दिया था कि देखिए नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। उसे ही दोबारा पारित कराने की कोशिश जब नाकाम रही, तब नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देने आए। फिर वही झूठ का राग अलापा कि विपक्ष ने महिलाओं को हक नहीं मिलने दिया, बिल पारित नहीं होने दिया। हमारे आपके जैसे लोगों ने, हजारों लोगों ने ये बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये महिला आरक्षण बिल था तो फिर वो क्या था, उसका नाम बता दीजिए। फिर उस वक्त आपका अभिनंदन क्यों हुआ था पार्टी कार्यालय में? बिल पारित होने के बाद अगले दिन शायद वे अहमदाबाद में थे, वहां भी उनका सम्मान हुआ, महिलाओं को आरक्षण दे दिया मोदी जी ने। तो अब आप 2.5 साल बाद उस बिल को न पारित करवा पाने के लिए विपक्ष को गालियां कैसे दे रहे थे? और उसके लिए फिर से अब की बार 2026 में, इसी साल आप नाकाम रह चुके हैं अप्रैल में, अब आप फिर बिल लेकर आ रहे हैं वर्षाकालीन सत्र में। इसका मतलब यह है कि बार बार आप संसद को, अपने सहयोगी दलों को, विपक्ष को, देश को धोखा दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो जयराम रमेश ने कहा ना, 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री जी ने कई पार्टियां तोड़ लिए हैं। वो जो मैजिक फिगर है, जादुई आंकड़ा है, जादुई नंबर है, उसे हासिल करने के लिए अब तक क्या क्या हो चुका है, कितनी पार्टियां तोड़ दी, आपने अपने शुरुआती बयान में बता दी। कुछ और टूटने वाली हैं या बिना टूटे पर्दे के पीछे से समर्थन दे सकती हैं। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा विस्तार से एनडीए के घटक दलों की संख्या देख लेते हैं। आपने मोटे तौर पर बताई थी, हम एक एक सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ तो मारामारी एक एक नंबर की है। बिल्कुल, आपने जो आंकड़ा बताया उसमें से जो योग आया उसे तोड़ के देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 240, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, पहले तो वहीं पारित कराना पड़ेगा। एनसीपीआई आज की तारीख में लोकसभा में एनडीए गठबंधन की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। सर मुझे 30 सेकंड। तो सर नायडू का क्या होगा? अब नायडू तीसरे नंबर पर चले गए, बस मेरी इतनी टिप्पणी रख लीजिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, नायडू तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन ये जो काकोली, घोष, दस्तीदार, इनकी वाली जो तृणमूल कांग्रेस की इकाई है, उसका जो टुकड़ा है, उसका नाम हो गया एनसीपीआई। वो पार्टी जिसका एक पार्षद नहीं है देश में, वो पार्टी जिसे कितने वोट मिले थे, 550 ऐसे कुछ, हमने पिछली बार बताया था जब ये पार्टी अचानक प्रकट हुई थी तो त्रिपुरा में शायद चुनाव लड़ी थी जी। उसका दफ्तर एक टूटे फूटे 2 कमरों की बिल्डिंग में कहीं है। उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहमत नहीं थे काकोली घोष के गुट के विलय पर। वो लोकसभा में बीजेपी के बाद, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई चंद मिनट में, सेकंड भर में। यहां तो बीजेपी को हिंदू महासभा, जनसंघ, जनता पार्टी से भाजपा होते होते आधी सदी से ज्यादा लग गए। 1980 में बीजेपी बनी थी। अगली पार्टी तेलुगु देशम, आपने बिल्कुल सही याद दिला दिया। चंद्रबाबू नायडू तीसरे नंबर पर पहुंच गए।
प्रसंगवश हम बता दें कि एक जमाना था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, तो बीजेपी 2 सीटों पर बची थी। तब तेलुगु देशम दूसरे नंबर की पार्टी थी। इन्हीं के चंद्रबाबू नायडू के ससुर साहब एनटी रामाराव जिंदा थे। 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती थी तेलुगु देशम। उस श्रद्धांजलि वाले लोकसभा चुनाव में जो इंदिरा जी की हत्या की शोक की लहर में चुनाव हुआ, मतलब जब भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, तब तेलुगु देशम 30 सीटों पर सांसद चुन चुकी थी। तब 84 की बात कर रहे हैं। 84 की बात कर रहा हूं जी, बिल्कुल। और उन 2 सीटों में भी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी नहीं थे। ये दोनों लोग भी चुनाव हार गए थे, वे दूसरे 2 लोग थे। अगली पार्टी उसमें सर एक सीट थी हमारी एटा लोकसभा सीट, जहां से महादीपक सिंह साक्य चुने गए थे। एक और सीट थी, वो याद नहीं आ रही है। एक दक्षिण भारत की है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। अगली पार्टी श्रीकांत शिंदे, SHS, ठीक है, शिवसेना शिंदे गुट, 13 सीट है। जनता दल यूनाइटेड दिलेश्वर कामायत, 12 सीट है। अब ये दिलेश्वर कामायत कौन है, हम और आपने तो नाम ही नहीं सुना। LJP चिराग पासवान, ये रामविलास पासवान वाली पार्टी होगी। JDS M मल्लेश बाबू, JSP वल्लभ नेनी बाला शोरी। नाम भी आज हमारे दर्शक सुन लें कि एनडीए घटक दल में, एनडीए में कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और कितनी कितनी सीटें हैं। तो बाला शोरी जी की पार्टी में 2 सांसद हैं। राष्ट्रीय लोकदल के 2 हैं, राजकुमार सांगवान गुट है, ये कहलाता है। ADS, AD यानी अपना दल, अनुप्रिया पटेल वाला, एक अनुप्रिया पटेल, एक। असम गण परिषद फानी भूषण चौधरी, एक। आजसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन टाइप का कुछ है, चंद्र प्रकाश चौधरी। हम जो पार्टी है, जीतन राम मांझी अकेले। आजसू सर झारखंड की है। हाँ सॉरी, झारखंड, हाँ झारखंड की जी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। वो ऐसे ही मिलता जुलता असम में थी, वो पता नहीं कहाँ चले गए। प्रफुल्ल कुमार फूकन और बड़े बड़े क्रांतिकारी युवा नेता थे। हम जीतन राम मांझी, एक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुनील तटकरे, एक। SKM इंद्र हैंग सुब्बा, ठीक है। तो ये हो गए बीजेपी एनडीए घटक दल, बीजेपी के साथ ही एनडीए सरकार की 318 सीटें। अब इनको बहुमत चाहिए 352 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए। अब इसमें जो खतरा है, बाकी के जो सहयोगी दल हैं, कई जो एनडीए में नहीं है, लेकिन ऐसे मौकों पर या तो वोट डालने में साथ देते हैं या फिर सदन से बाहर चले जाते हैं, तो सदस्य संख्या कम होकर पारित हो जाता है बिल। उनमें कई दल हैं ऐसे। अब जो पेंच आने वाला है वो है शरद पवार की पार्टी। कई दिनों से झूला झूल रहे थे शरद पवार, इधर से उधर, कांग्रेस बीजेपी। अब ऐसा लग रहा है कुछ सौदा पट गया है। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, या और कुछ हो गया होगा। इसीलिए सुप्रिया सुले ने अभी बयान दिया है कि अगर महिला आरक्षण बिल 50% सीटों के साथ आए तो हमारी पार्टी बीजेपी को, एनडीए को समर्थन देने को तैयार है। तो जैसे ही इस तरह की शर्तें सामने आती हैं, तो समझ में आ जाता है कि अब झूले की रस्सी दूसरी तरफ जा रही है। अब बहुत देर बाद पीग इधर आएगी। लेकिन इस सब के बावजूद वो मैजिक नंबर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को नहीं मिल पा रहा। 2/3 बहुमत चाहिए संविधान संशोधन बिल पारित कराने के लिए। अब देखना यह है कि सत्र शुरू होते होते और कौन सी छोटी मोटी पार्टी टूटती है, या बीजेपी में विलय होता है, कोई एनसीपीआई जैसी अज्ञात कुल नाम गोत्र की कोई पार्टी फिर प्रकट हो जाती है। इसकी तैयारियां अभी चल रही होंगी, लेकिन कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। आगे हम एक बार फिर जयराम रमेश का हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक सुन लें कि उन्होंने जो आशंका जताई है वो क्या है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है, उस पर भी हम आगे बात करें जी। तो जयराम रमेश का सर एक बार फिर सुनवाया जाए। पहले तो एक और क्लिप है छोटी सी जयराम रमेश की, वो सुन लीजिए आप।
वो सुन लेते हैं पहले। और इस 19 दिन में से 16 दिन बिजनेस होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल 3 दिन में चले जाएंगे। तो 16 दिन में विधेयक पारित होना है। जो विपक्ष मुद्दे उठाते हैं उस पर चर्चा होनी है। और हमारा अनुभव ये रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक में तो मान लेती है कि आपके मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे, चर्चा कराएंगे, पर हमारा अनुभव रहा है कि सत्र में सिर्फ विधेयक पास होते हैं, चर्चा नहीं होती है। विपक्ष के उठाए हुए मुद्दे पर चर्चा कभी होता नहीं है। हालांकि बोलते हैं, पर बोलनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। सर, एक बड़ी खबर है, दुखद दुर्घटना है। अरे दर्शक को अपडेट कर दें, दुखद दुर्घटना है। क्या हुआ? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मची है। एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, 100 ओह। गंभीर रूप से घायल हैं। अभी रथ यात्रा रूट पर करीब 10 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। अफरा तफरी का माहौल है। स्पेशल कवरेज न्यूज की ओर से मैं शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर राकेश पाठक सर की ओर से सभी से ये अपील और अनुरोध करता हूं कि मृतक की आत्मा को शांति मिले, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और सभी मौजूद श्रद्धालुओं से ये अपील और गुजारिश करता हूं, जहां आप खड़े हैं वहीं खड़े रहें, वहीं सुरक्षित रहें, भगदड़ में ना बढ़े आगे, भीड़ का दबाव न बढ़ाएं, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें, आप सुरक्षित रहेंगे। कोई घटना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी अफवाह के दौर में नहीं आए, सोशल मीडिया पर बढ़ रही खबरों के प्रभाव में ना आए, सब सुरक्षित रहेंगे। जगन्नाथ जी सबकी रक्षा करेंगे। सर बिल्कुल शिव कुमार, ये दुखद घटना है और हम सब लोग कामना करते हैं कि बाकी लोग सुरक्षित रहें। और निश्चित तौर पर जहां 10 लाख लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हैं, प्रशासन ने इंतजाम किए ही होंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो या तो किसी छोटी अफवाह के चलते भगदड़ मचती है। आपने सुना होगा एक बार शायद वो हरिद्वार में कौन सी वो माता का मंदिर है, वहां कोई अफवाह उड़ गई थी कि सांप गिर गया, भीड़ पर लोग चढ़ रहे थे ऊपर की तरफ जी। इस तरह की अफवाहों से बचें इस वक्त। और हमारी और आपकी दोनों की अपील है चैनल की तरफ से कि सारे लोग प्रशासन जो निर्देश दे, वहां जो पुलिस कह रही हो उसका पालन करें, कोशिश करें जहां पर हैं वहीं एक तरफ खड़े हो जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश न करें। जितना आप एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, भगदड़ और बढ़ेगी। इसलिए शांति बनाए रखें और हम सब लोग कामना करते हैं जो लोग 100 लोग घायल हुए हैं वे उन्हें सही समय पर इलाज मिले और स्वस्थ रहें। ये दुखद सूचना अभी आई और शिव कुमार ने अभी हमारे दर्शकों को अपडेट किया है, हम सबकी चिंता उसमें शामिल है। जी शिव कुमार, बात कर रहे थे जयराम रमेश की हम लोग संसद के सत्र की, वो बोलनी और कथनी, क्योंकि अंग्रेजी वाले हैं दोनों एक ही शब्द बोल गए, वे कथनी और करनी कहना चाहते थे, तो बोलनी और कथनी तो एक ही बात हो गई। लेकिन बिल्कुल सही बात है, हम और आप लगातार ये बात कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस उनके नेताओं की कथनी करनी में जो फर्क है वो जमीन आसमान का फर्क है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सामने कुछ प्रकट करते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और करते, ऊपर से राग अलापेंगे कि हमारा डीएनए एक है, और अंदर खाने भाईचारे की फसल को काटते रहते हैं, जहर बोते रहते हैं समाज की रगों में। संवैधानिक प्रक्रियाओं में, संसद के उपयोग में भी वे यही करते हैं, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ पटल पर आकर। जयराम रमेश ने सही कहा है, सर्वदलीय बैठक होती है हर सत्र से पहले, वहां पर कह देते हैं आपके मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो एक तरफा शोर शराबा करके, संख्या बल की दम पर शोरगुल करके अपनी मन मर्जी के बिल पारित करा लेते हैं। जैसे किसान बिल पारित हुआ था, राज्यसभा में कैसे पारित हुआ इतिहास गवाह है, फिर वो वापस लेना कैसे पड़ा वो भी देश को मालूम है। तो अब आज की तारीख में सिर्फ ये अकेला एक बिल ऐसा है जो बीजेपी के लिए पारित कराना बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है, उनकी जो लंबी दूरी की बहुत लंबी प्लानिंग है, उसमें सीटों का बंटवारा उत्तर दक्षिण में इस तरह से करने का है
कि ये जो हिंदी हार्टलैंड है, यहाँ पर लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं, और बीजेपी को ऐसा लगता है कि हिंदी भारत में उन्हें अच्छा खासा समर्थन मिलता रहेगा। दक्षिण में हमने देख ही लिया किस तरह उनका नाम लेवा नहीं है, तो धीरे धीरे कांग्रेस बढ़ती चली जा रही है। इसलिए वे दक्षिण भारत की सीटें कम रखकर इस परिसीमन बिल में गलत अनुपात के आधार पर गलत फार्मूला लागू करके उत्तर भारत की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष यही तो कह रहा है कि परिसीमन तो होगा, हमें परिसीमन से ऐतराज नहीं। हम भी जानते हैं कई वर्षों के अंतराल के बाद परिसीमन होना है, अनिवार्य होता है। विधानसभा की सीटों का भी हो चुका है, मध्य प्रदेश में परिसीमन हो चुका है। जनसंख्या और जाति का गणित कई बार आपने देखा होगा, सामान्य सीट एससी सीट हो जाती है, जैसे डबरा की सीट हम लोग कई बार बता चुके हैं, जहां से नरोत्तम पहले जीतते थे, सामान्य सीट हुआ करती थी, अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। परिसीमन से किसी को ऐतराज नहीं है, विपक्ष को भी नहीं है, राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं है, हमारे आपके जैसे मामूली पत्रकारों को भी नहीं। लेकिन आप किस मंशा से करना चाहते हैं और आप जो करने जा रहे हैं क्या वो संविधान सम्मत है, इसको देखना है। इसीलिए विपक्ष ऐतराज कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी भी लिखी है कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं इससे पहले, और याद दिलाया है कि आप पहले असफल हो चुके हैं। चिट्ठी हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। जी सर, चिट्ठी में कुल मिला के लिखा क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को एक अंदाज दे दो। चिट्ठी में सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि आप जो बिल पहले पारित कराने की कोशिश कर चुके हैं, देखिए सीधे प्राइम मिनिस्टर को लिखा है उन्होंने। नहीं, उन्होंने टैग भी किया है। उन्होंने जब ट्विटर पर यह चिट्ठी शेयर की है तो उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी को टैग किया है। नहीं, देखिए सोशल मीडिया पर टैग करना ठीक है, अपनी जगह है, ध्यान आकर्षण के लिए, लेकिन औपचारिक रूप से राज्यसभा में जो व्यक्ति विपक्ष का नेता है, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी भेजना पड़ेगी। सोशल मीडिया पर टैग करने से ठीक है, उससे भी संज्ञान में लेना चाहिए आज की तारीख में, लेकिन उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को भेजी है, उनके घर के पते पर, श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 7 लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मार्च और अप्रैल 2026 में से मैं चिट्ठी लिख रहा हूं संसदीय कार्य मंत्री को, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, जिसमें डिलिमिटेशन का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो, जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक है। लेकिन अब तक आपने ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई है, और 17 अप्रैल 2026 को आप फेल हो चुके हैं 2/3 बहुमत से इसे पारित कराने में। प्रधानमंत्री को याद भी दिला दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि श्रीमान जी भूलिए मत, आप ये कोशिश कर चुके हैं मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल के प्रस्ताव पर आप 2/3 बहुमत से पारित न कराकर फेल हो चुके हैं, साफ लिखा है। फिर उन्होंने लिखा है कि मैं मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं, मीडिया से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इसे री इंट्रोड्यूस करने जा रही है, इस प्रस्ताव को दोबारा सदन में रखने जा रही है मानसून सत्र में। आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू कन्वेन एन ऑल पार्टी मीटिंग टू डिस्कस द गवर्नमेंट्स रिवाइज प्रपोजल एंड ऑफ डिलिमिटेशन। वे कह रहे हैं मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें ये जो बिल है जिसे आप संशोधित रूप में लाना चाहते हैं, कुछ फेरबदल करके, तो हमें पता तो रहे सत्र शुरू होने से पहले, तो वो बुलाई जाए कृपया, ताकि हम इसमें चर्चा कर सकें बाकी और विषयों पर भी। और इसके लिए गिव अस एडुकेट टाइम टू स्टडी देम इन डिटेल बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। और हमें समय से बता दें, दिखा दें प्रस्ताव, ताकि हमारे पास इतना समय रहे कि हम उसका अध्ययन कर सकें, उसकी गुण दोष के आधार पर जांच परख कर सकें, और उसके बाद आप पार्लियामेंट में लाएं। ऐसा न हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है, आप ऑल पार्टी मीटिंग में न तो डिस्कशन हुआ और आपने सीधे पटल पर बिल रख दिया और फिर चर्चा शुरू करा देते हैं। और चर्चा भी कैसी, शोरगुल वाली, विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दो, सदन से बाहर कर दो और शोर शराबे में बिल पास करा लो। तो ये चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तो प्रधानमंत्री को याद दिला रही है
कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप अपनी ऐसी ही एक हरकत करते हुए नाकाम हो चुके हैं और फिर वही हरकत करने जा रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर हमें बता दें बिल कौन सा लेकर आ रहे हैं। कुछ और मुद्दे भी हैं शिव कुमार, हम आखिरी चरण में इस सत्र में और क्या आ सकता है उस पर भी बात करें। सर, ये मौजूदा जो समस्या है जिसे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, तो ये तो विपक्ष के सभी नेताओं की ये समस्या होगी कि आप बैठिए, डिस्कस कीजिए, क्या क्या लाएंगे, उन पर भी बातचीत हो, अन्य पर भी बातचीत हो। लेकिन क्या इस सबसे ये रास्ता खुलेगा? ये बात मानेंगे? विपक्ष से बहस करेंगे, जिरह करेंगे कि हम क्या क्या लाएंगे? फिर कोई बिना बताए बिल आएगा। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ये साबित कर चुके हैं कि उन्हें विपक्ष की चिंता नहीं है। इस बार तो चूंकि बहुमत कम है, पिछली बार तो अच्छा खासा बहुमत था। अभी तो 240 पर पार्टी सिमट गई है। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पर अटके हुए हैं। इसलिए हमें कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं है कि मोदी सरकार, उनके संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री, ये लोग विपक्ष को भरोसे में लेकर कोई बिल लाएंगे। वे फिर कोशिश वही करेंगे कि किसी तरह से बहाने से कोई बिल पारित करा लिया जाए। अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश वे जरूर करेंगे। लेकिन अकेला एक मुद्दा ये नहीं है शिव कुमार, जो मैंने आपसे कहा था आखिरी चरण में, अभी तो एक और बहुत बड़ा मुद्दा इसी सत्र में आने वाला है। राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुके हैं। किसने दिया? केसी वेणुगोपाल बाकायदा नोटिस दे चुके हैं। संसद में राजनाथ सिंह को यह साबित करना पड़ेगा कि जो जानकारी 11 मई को डीजीएमओ ने, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने देश को बता दी थी, उस मुद्दे को लेकर आपने 78 दिन बाद संसद में झूठ क्यों बोला? और अगर जरा सी भी शर्म लिहाज, लोक लाज होगी तो इस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर, हनन के प्रस्ताव पर राजनाथ सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वे किसी भी सूरत में अपने उस बयान को नहीं नकार पाएंगे, इस बहाने से भी नहीं कि वे तो पाकिस्तान के लोगों के आरोप का जवाब दे रहे। प्रश्नोत्तर तो उन्होंने खुद बनाकर दिए थे, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? तो ये सत्र बीजेपी के लिए पिछले कई सत्रों की तरह ही कठिन होने वाला है। इसमें एक बिल और ला सकते हैं, समान नागरिक संहिता वाला, यूसीसी वाला, उसका भी माहौल बनना शुरू हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन भी तो आ सकता है। वो भी आ सकता है, पर वन नेशन वन इलेक्शन से उतना दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अभी तो आप विधानसभा की खाली सीटों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे। हम लोग पिछली बार चर्चा कर चुके हैं, जहां कराना था वहां करा लिया, डबरा में और शायद आपके यूपी में कहीं। और कौन कौन सी सीटें एक साल से? दतिया कराया है, बांकीपुर बिहार कराया है, एक सीट गुजरात में कराया है, बंगाल की 2 सीटों पर नहीं कराया, यूपी की 3 सीटों पर नहीं कराया, 3 लोकसभा सीटों पर नहीं कराया, और भी हो सकती हैं। और भी। अब आप सोच लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी आफत है? एक एक राज्य में 2-2 3-3 उपचुनाव होने विधानसभा या लोकसभा सीटों पर, इसमें कौन सा पैरामिलिट्री फोर्सेस लगने? किस देश की सारी 5 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात होंगी। जब आप 3 विधानसभा सीटों का उपचुनाव करा रहे हैं तो बाकी बची का भी करा लेते। तो इसलिए वो भी इनका एक झुंझुना है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम जो बिल है वो परिसीमन है, और दूसरा है यूसीसी, समान नागरिक संहिता। और इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में भाषण दिया है कि अगर रामचंद्र की एक पत्नी है, एक विवाह है, तो रहीम का भी एक ही होना चाहिए। अब वो किस रामचंद्र की बात कर रहे थे हमें नहीं पता। अगर वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात कर रहे थे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता श्री महाराज दशरथ एक शवाकु वंश के प्रतापी महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। और फिर अगर मोहन यादव से यदुवंश शिरोमणि
योगीराज कृष्ण के बारे में पूछा जाएगा तो इसका उत्तर उनसे ही लेंगे हम कि उनकी कितनी पटरानियां थी। तो ये सब हिंदू मुस्लिम नफरत के एजेंडे से यूसीसी बिल भी लाना चाहते हैं, पर कब ला पाते हैं देखना होगा। पर यह सत्र इस बार फिर बहुत हंगामेदार और तगड़ी रस्साकसी वाला होने वाला है। इसमें इतना परिवर्तन जरूर हुआ है कि वो जो काकोली घोष जैसी पार्टियां बीजेपी के साथ आ गई हैं, तो पिछले सत्र से इस बार संख्या बल एनडीए का बढ़ा हुआ है। जी चलिए सर, अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।